नमस्कार, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका क्रिएटिव क्लासेज में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। कल ही मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू होने जा रही है और जिसमें पहला ये वीडियो है या आप समझ लीजिए पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस या फिर आप कह लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत हम लोग कहेंगे किसको, तो आधुनिक भारत की डिफिनेशन मैंने अनेक वीडियोस में दे रखी है कि आधुनिक भारत हम लोग बेसिकली 1600 ईस्वी के बाद से कहेंगे। लेकिन आधुनिक भारत में हुआ क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई आधुनिक भारत की? तो आधुनिक भारत के पहले आप देख लीजिए कि मुगल एम्पायर चल रहा था। आप देखिए कि भारत की स्थिति इस तरीके से थी जिसमें मुगलों का शासन था अभी तक, और मुगलों के डिक्लाइन के बाद ट्रांजिशन ऑफ द 18th सेंचुरी अगर हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन सा ट्रांजिशन हुआ, किस तरीके के बदलाव हुए। रोक दे। हाँ, तो ट्रांजिशन ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी में कौन कौन से बदलाव हो रहे थे, कौन कौन सा ट्रांजिशन इंडिया में हो रहा था, किस तरीके का बदलाव भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप देखिएगा कि भारत के राजनीति में किस तरीके का बदलाव हो रहा था। तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि राजनीति एक दिन का मतलब एक दिन या एक पल की देन नहीं होती है, राजनीति में थोड़ा समय लगता है और ये एक निरंतर चलने वाले बदलाव का देन होता है। जैसे अभी जो भारत की राजनीति है कि वो कांग्रेस के बाद बीजेपी पर आई, तो बीजेपी ने एक बड़ा ही बैकअप बनाया था। बीजेपी का एक उसके पीछे बहुत ही बड़ा मेहनत था, जिसके बदौलत अभी बीजेपी का ग्राउंड लेवल बहुत मजबूत है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि आधुनिक भारत की जो 18th सेंचुरी थी, इसकी पहले जो मुगल सत्ता थी भारत में या मुगलों का शासन था, उसका ग्राउंड लेवल बहुत ही मजबूत था। जब जहारुद्दीन बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो उस स्थापना के बाद उन्होंने भारतीय समाज पर अपना प्रभुत्व छोड़ा था। भारतीय समाज पर अपने हिसाब से वो शासन करने का प्रयत्न कर रहे थे, और अपने हिसाब से जब वो शासन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ उन्होंने कुछ चेंजेज किए। चेंजेज जो भारतीय जनता को चाहिए थी, चेंजेस जिससे भारतीय जनता के दिल में या मनोविज्ञान में या फिर आप कह लीजिए कि उनके मन में उनका एक अपना प्रभाव और अपना प्रभुत्व स्थापित होता है। तो उस चेंजेज को हुमायूं के बाद अकबर लगातार उस चेंजेज को स्थापित करने का या कायम रखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखिए कि हिंदुओं से जजिया कर हटाना या तीर्थ यात्रा कर हटाना, या आप देख लीजिए कि मंदिरों का निर्माण करवाना या सहिष्णुता का भावना को अपनाना, क्योंकि भारत एक हिंदू प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है, हिंदू बहुल वाला क्षेत्र रहा है। तो जिस तरीके का डिमांड यहाँ के शासन में था, जिस तरीके का डिमांड यहाँ की जनता कर रही थी, उस तरीके का शासन ये लोग दे रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके वजह से 18th सेंचुरी में ट्रांजिशन होता है, और ये सबसे बड़ा बात होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कहने का मतलब मुगलों का पतन। तो मुगलों का पतन भी अगर हम देखेंगे तो यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी। मुगलों का पतन या कह लीजिए कि किसी भी साम्राज्य का पतन, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो, चाहे वो आर्य संस्कृति का पतन हो, चाहे वो आप देख लीजिए कि अशोक मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन हो, या उसके पहले नंद वंश का पतन हो, जिस तरीके की शासन पद्धति को आप देखते हैं, वो शासन पद्धति में जो भी बदलाव आए वो किसी एक दिन का परिणाम नहीं था। उसके पीछे निरंतर चलने वाली परिस्थितियां और निरंतर चलने वाले कारण जिम्मेदार होते हैं। तो ये मुगलों के पतन के पीछे कुछ कारण रहे हैं, जैसे काउज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल। क्या क्या काउज रहे हैं? तो पॉलिटिकल काउज रहे हैं, इकोनॉमिकल काउज रहे हैं, एक्सटर्नल काउज रहे हैं, और सबसे बड़ा मैटर जो था वो इंटरनल काउज था। मतलब अगर आपके अंदर आंतरिक कोई कमजोरी है, आंतरिक कोई कमजोरी है, तो वो आपको खोखला कर देगी बनिस्बत बाहरी कमजोरी के। मतलब बाहर से आपको अगर लोग कहते रहें कि ये बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, बाहर से अगर आपको लोग कहते हैं ये बहुत बेवकूफ़ है, बहुत कमीना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर आपके अंदर कोई कमजोरी ना है तब।
अगर आपके अंदर कमजोरी है कि आपको दिल का दौरा पड़ गया तो आप कमजोर हो गए, इसका मतलब है कि अब आपका शरीर धीरे 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 पतनशील होगा और आप खत्म होने वाले। तो आंतरिक कमजोरी मतलब मुगल सत्ता जब भारत पे शासन कर रही थी तो उसके अंदर एक आंतरिक कमजोरी आती है, और सबसे बड़ी आंतरिक कमजोरी होती है कुशल नेतृत्व का ना होना। कुशल नेतृत्व का ना होना, या फिर सबसे बड़ी आंतरिक कमजोरी होती है कि बेहतर शासक का ना होना। किसी भी शासन के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष क्या है? बेहतर शासक का ना होना। जैसे मुगल जब भारत पे आक्रमण करते हैं तब की स्थिति भी आप देख लीजिए कि उस समय भारत में किसका शासन था? लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश का शासन था। और इस समय जब बहलोल लोधी वगैरह शासन कर रहे थे उस समय क्या होता है कि इनके चाचा जी थे आलम खान। आलम खान क्या बोलते हैं? बाबर को ये न्योता भेजते हैं, बाबर को बोलते हैं कि आप भारत आइए और भारत आकर के हमारा जो लोधी वंश का शासक है उसको आप क्या कर दीजिए? हरा दीजिए। हरा देने के बाद क्या कीजिए कि मतलब ये निमंत्रण भेजते हैं बाबर को। बाबर उस समय तुर्क मंगोलिया का शासक था और वहाँ जो है उनका शासन स्थिति बहुत अच्छी थी, तो उनको ये न्योता भेजते हैं, आमंत्रित करते हैं कि कृपया हे बाबर देव, कृपया करके आप यहाँ पधारिए और लोधी वंश का अंत कीजिए, इस शासक को नष्ट कीजिए और यह पूरा सत्ता दिल्ली का जो अधिकार है वो मुझे दे दीजिए। बाबर बोला कि हमको का कमीना समझते हो? हम का इतना बेवकूफ़ हैं? हम आए वहाँ से, आने के बाद अगर हम हरा दिए तो तुमको क्यों देंगे हम शासन? तुमको मार डालेंगे। बाबर ने क्या किया? आलम खान को मार दिया। मारने के बाद बाबर स्वयं भारत का शासक बनता है। तो भारत पर शासन बाबर ने किया या मुगलों ने किया, तो उस समय भारत की परिस्थिति अच्छी क्यों थी? उसके पीछे एक ही कारण जिम्मेदार है कि ये भारत आने के बाद भारतवासी हो गए और भारत को अपना देश, अपना मुल्क समझ करके शासन करने लगे और यहाँ सुधारात्मक कार्रवाई करने लगे, जिसके वजह से इनका शासन जो है वो चलने लगा। लेकिन अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, है ना, खुश रहना देश के यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं। और ये वाला गाना आता है अंग्रेज़ों के पतन के टाइम पे। लेकिन अंग्रेज़ों का पतन डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद होगा। तो पॉलिटिकल कारण ये था कि भारत में सबसे इनके शासकों की कमी थी। औरंगजेब के बाद आप लिख लीजिएगा कि औरंगजेब के बाद भारत में अच्छे शासक नहीं थे। जैसे जहांदार शाह आया, या मोहम्मद शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बाबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, ये सब जितने भी थे इनको कुछ इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख कहा है। मतलब कि ऐसा बादशाह जो एकदम लंपट था, लंपट मूर्ख कहा है। कुछ इतिहासकारों ने इनको रंगीला बादशाह भी कहा है। तो इस तरीके के किसका किसका नाम है ये सब हम आपको जीके वाले सेशन में देते जाएंगे। लेकिन इस तरीके के शासन पद्धति के होने के कारण यहाँ डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इनका जो है वो शासन खत्म होना शुरू हो गया। इकोनॉमिकल फैक्ट क्या है कि मुगलों में एक चीज होती थी जाट और सवार। मतलब कुछ जो है वो कुछ लोगों को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को जाट बोलते थे और कुछ घुड़सवारों के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, जैसे 100, 200, 500 ऐसे घुड़सवारों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सवार बोलते थे। तो जाट और सवारों की स्थिति धीरे 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 क्या हो गई? बढ़ते चली गई। और ये लोग जो है सो क्या हो गए? तो क्षेत्रीय प्रधान हो गए। मतलब एक क्षेत्र में इनका प्रभुत्व ज़्यादा होने लगा, इनका जो है सो यथास्थिति स्थिति बढ़ने लगा। और एक क्षेत्र में इनका प्रभुत्व ज़्यादा होने से क्या हो गया कि इनका अपना पावर बढ़ते चला गया और ये मुगल बादशाह से क्या करने लगे? मुगल बादशाह से ये धीरे धीरे कटने लगे और इनका अपना पावर बढ़ते चला गया, जिसके वजह से मुगलों में डिक्लाइन की स्थिति देखने को मिलती है। आप देखिएगा कि रीजनल इम्पैक्ट या फिर इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर भी होता है। लेकिन ये जाट और सवार की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, तो जाट और सवार भी अपने यथास्थिति को मजबूत कर लेते हैं। कैसे मजबूत करते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि ये 5 गांव है, ये 5 गांव है, ठीक है।
इस 5 गांव का एक मुखिया है, इस मुखिया का नाम है लखेरन सिंह। ठीक है, आप समझिएगा, पहले स्थिति को समझिए, इतिहास समझने से पहले स्थिति को हम समझेंगे, तब जा करके इतिहास आपको क्लियर होगा। तो ये जो लखेरन सिंह है, ये इस गांव के मुखिया हैं। ये इनके ऊपर जो हैं वो क्या हैं, वो 20 गांव के मुखिया हैं। ठीक है, 20 गांव के मुखिया हैं कोई व्यक्ति, इनका नाम है, आप कुछ भी नाम इनका रख लीजिए। तो एक मिनट, आप समझने के लिए समझिएगा, ये रियलिटी नहीं है। उसके बाद आपको हिस्ट्री समझाते हैं कि किस तरीके से जाट, मनसबदार या फिर जमींदारों की स्थिति उभरती चली गई और जिसके वजह से मुगलों में डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो ये लखेरन सिंह के ऊपर जो हैं वो लंपट सिंह हैं। चलिए, अब ये क्या करते हैं कि ये 20 गांव के मुखिया हैं। ठीक है, तो 20 गांव में मान लीजिए कि अगर 20 गांव में 20,000 जनता है, तो 20,000 जनता के ये मुखिया हैं लंपट सिंह, जो कि रहते हैं कोई एक, मान के चलिए लंपट बिघा में, ये इनका गांव का नाम है। लेकिन लखेरन सिंह जो हैं वो 5 ही गांव के मुखिया हैं और ये रहते हैं मान लीजिए पाई बिघा नाम का कोई जगह होगा, वहाँ रहते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ की जनता, 5 गांव की जनता सबसे ज़्यादा इनको जानती है। अब किसी के घर में बेटी का शादी है, किसी के घर में कुछ समस्या है, तो वो जनता यहाँ आ रही है इनके पास। मान लीजिए कि किसी साल में अनाज नहीं हुआ, इनके पास अनाज है, वो जनता को दे दिए कि भाई सब में अनाज बंटवा दो, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। तो जनता सबसे ज्यादा किसका स्वामी भक्त हो जाएगा? इस ग्राम पंचायत का मुखिया का, लखेरन सिंह का। जनता को नहीं पता है कि औरंगजेब कौन है, जनता को नहीं पता है कि जहांदार शाह कौन है, जनता को नहीं पता है कि अकबर कौन है, जहांदार शाह कौन है, नहीं पता है। वो कभी दिल्ली नहीं गया है। क्यों जाएगा दिल्ली, जब उसको खाने के लिए उसके घर में मिल रहा है, उसकी बेटी का शादी उसके घर में हो रहा है, उसको एजुकेशन करने का सुविधा ये दे रहे हैं, तो क्यों जाएगा दिल्ली? तो जनता इसका ही स्वामी भक्त होगा ना। यही स्थिति पैदा हो रही थी उस समय कि छोटे छोटे पावर का इमरजेंस हो रहा था, जिसके वजह से जनता का स्वामी भक्ति या फिर जनता का जो आश्रय था वह सेंट्रलाइज पावर से निकल करके जो है क्षेत्रीय शक्तियों पर केंद्रित हो रहा था, जिसके वजह से मुगल पावर का डिक्लाइन हो रहा था। यह भी एक कारण था। इकोनॉमिकल स्थिति भी आप इसी से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि एक्सटर्नल काउज क्या थे। तो एक्सटर्नल काउज भी जो हैं, फैक्टर ऑफ डिक्लाइन भी आप यहीं पे समझ लीजिए, ये 5 फैक्टर्स हैं। तो एक्सटर्नल काउज क्या थे? एक्सटर्नल काउज थे कि कुछ बाहरी शक्तियां भी उस समय भारत में आ रही थी, बाहरी शक्तियां भी उस समय भारत में आ रही थी, जिससे भी जनता त्रस्त थे। और यह बाहरी शक्तियां थे कुछ कंपनियां, जैसे डच, ये लिख सकते हैं आप। बाहरी जो थे डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, है ना। तो इन सब बाहरी शक्तियों के आगमन के वजह से भी समस्या उत्पन्न होने लगी थी मुगल साम्राज्य को, जिसके वजह से यहाँ डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। इंटरनल काउज आपको पहले ही मैंने डिस्कस किया है कि इंटरनल कहने का मतलब आंतरिक कारण, और आंतरिक कारण आप किसको मानेंगे? तो आंतरिक कारण आपका यही है कि मुगल सत्ता में डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण था कि अंदर के शासक मजबूत नहीं थे, आपस में इनके संबंध मजबूत नहीं थे, आपस में ये लड़ाई करते रहते थे, जिसके वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी। और यह हमारा इतिहास गवाह है, इसका आप सबूत देख लीजिए, सबूत में आपको हम दे रहे हैं कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, मतलब बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसके मृत्यु के बाद उन्होंने बोला था कि मेरे मृत्यु के बाद 4 बेटे जो हैं, उन चारों में संपत्ति का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बाद में
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने यह पूरे साम्राज्य को एकीकृत करने का प्रयास किया और सेंट्रलाइज पावर बनाने का प्रयास किया। उसके बाद बेहतरीन शासक औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब बेहतरीन शासक होते हैं, लेकिन औरंगजेब के बाद भी क्या होता है कि इनके मृत्यु के बाद शाह शुजा और इनके सभी बेटों में जो है, शाह शुजा और दारा शिकोह सभी बेटों में क्या होता है कि एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। किसके लिए? तो एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है इनके अपने साम्राज्य को हथियाने के लिए, इनके अपने साम्राज्य को अपने प्रभुत्व में लेने के लिए, और सब अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे भी कहा गया है कि एकता में बल है। अगर ये 3 मार्कर है, तीनों को आप एक साथ तोड़ने का प्रयास करें, नहीं टूटेगा, लेकिन आप एक मार्कर को तोड़िए, टूट जाएगा। हम तोड़ेंगे नहीं, मेरा खर्चा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपस में इनकी यूनिटी टूटती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि सबसे बड़ा कारण आंतरिक समस्याओं का उभरना था, है ना। आंतरिक समस्याओं का उभरना था। जैसे हिंदी में एक कहावत है, अवधी में भी है या मगही में भी है, और यह कहावत घर घर में प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाही, है ना। कि घर का बात अगर कोई बाहर बता रहा है तो वही लंका ढा दे रहा है। घर का भेदी लंका ढाही। तो ये बर्बाद हो रहा था। इसके बाद आप देखिए कि इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स क्या है? कौन सा रीजनल पावर्स का इमरजेंस हो रहा था उस समय? तो आपस में तो लड़ ही रहे थे, इसके साथ साथ फायदा दूसरा कोई उठा रहा था। जैसे आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक दो क्या था, बिल्ली था, और वो दोनों बिल्ली क्या कर रहा था, आपस में झगड़ा। किस लिए झगड़ा? तो झगड़ा का एक कारण था कि वो दोनों बिल्लियां एक रोटी लेकर के आई थी और दोनों को आधा आधा बांटना था। तो आधा आधा बांटने के लिए क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। ये एक रोटी है, आधा आधा बांटना है, कभी इधर बड़ा हो जा रहा है, कभी इधर बड़ा हो जा रहा है। और यह झगड़ा बहुत देर से एक देख रहा था बंदर। ऐसे भी हनुमान जी बहुत टैलेंटेड होते हैं इन सब चीज़ों में, है ना। तो बंदर एक उनका झगड़ा देखते देखते नीचे उतरा और बोला कि बस इतनी सी बात, रुको हम ठीक कर देते हैं। एक तराजू लेकर के आया, और तराजू के एक तरफ एक रोटी, दूसरी तरफ, कभी ये पलड़ा जब भारी हो जाए तो इधर से एक टुकड़ा उठा करके क्या करे बंदर, खा जाए। इधर भारी हो जाए तो इधर से खा जाए, फिर इधर भारी हो जाए तो इधर से खा जाए, फिर इधर से खा जाए। ऐसे करते करते क्या हो गया, रोटी खत्म। मतलब कि आपसी झगड़े का फायदा कोई तीसरा उठा लेता है हमेशा। जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो कोई तीसरा हमेशा फायदा उठा लेता है। यह एक आपको क्या है, नैतिक शिक्षा आपको मिलती है। तो इसी कारण से जब मुगल सत्ता में आंतरिक समस्या शुरू हो गया, जैसे आपने सुना होगा कि वहाँ जो है वो किंग मेकर आए थे, 2 भाई थे जो इनके हमेशा ही क्या करते थे, अलग अलग राजाओं को गद्दी पर बैठाने का काम करने लगे थे। तो वैसे ही इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर हुआ। ये रीजनल पावर कौन कौन से हैं लिखिएगा। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर, तो ये रीजनल पावर कौन कौन से हैं? ये रीजनल पावर में सबसे पहला पावर जो है आपका, वो बंगाल का है। दूसरा पावर जो है आपका वो अवध का है, और तीसरा पावर जो है आपका वो हैदराबाद का है। यह 3 पावर का इमरजेंस होता है मुगल काल में, और इसके वजह से भी इनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। मतलब बंगाल में मुर्शीद कुली खां, है ना, अवध में जो है वो नवाब लोगों का शासन शुरू हो जाता है, और हैदराबाद में निज़ाम का शासन शुरू हो जाता है। मतलब बंगाल को आप मान लीजिए कोलकाता वाले साइड में शुरू हो गया, और यहाँ निज़ाम का शासन शुरू हो गया, और यहाँ
नवाब का शासन शुरू हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि तीन नई शक्तियों का इमरजेंस हुआ। अब तीन नई शक्तियों के इमरजेंस से भी यह शक्ति क्या होती है, कमजोर हो जाती है। जैसे अभी आप देखिए कि भारत एक यूनाइटेड स्टेट है, मतलब पूरा यूनिटी है इंडिया में, लेकिन इस यूनिटी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि पूरा इंडिया में से बंगाल अलग हो जाए, अवध अलग हो जाए, हैदराबाद अलग हो जाए, मतलब अंदर ही तीन तरीके की शक्तियां अलग हो गई, तो बाहरी लोग तो इसका फ़ायदा उठाएंगे ही। तो यही हुआ था, निज़ाम अलग, नवाब अलग, और बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, इन सब का शासन आप देखिए कि शुरू होता है, और इसमें भी बहुत बड़ा राजनीति होता है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप समझ लीजिए, फिर कल हम यही पढ़ाएंगे कि इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल, ये टॉपिक रहेगा कल का। अभी आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद देखिए कि जब कोलकाता में या बंगाल में इस तरीके की समस्या शुरू होती है, उसी समय क्या होता है कि धीरे धीरे अंग्रेज भी भारतीय राजनीति को समझ जाते हैं, भारतीय राजनीति को भाप लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। और यह कंपनी जब भारत में स्थापित होती है तो सबसे पहले यह कंपनी व्यापारी कंपनी के रूप में स्थापित होती है, और व्यापार करने के मनसे से काम करती है। और भारत में जो है सो मसाला, भारत का रॉ मटेरियल्स, भारत से कॉटन, भारत से जो है वो चावल, गेहूं और अनेक तरह का अनाज लेकर के वो ब्रिटेन भेजती है। तो इस समय क्या था कि व्यापार भारत के पक्ष में था। क्यों भारत के पक्ष में था वो भी आप समझिए। तो ब्रिटेन से सोना आ रहा था, और ये जो गोल्ड आ रहा था ना, ये इंडिया आ रहा था। तो इंडिया में क्या हो रहा था, गोल्ड आ रहा था, और यहाँ से सामान ब्रिटेन जा रहा था। तो चावल, गेहूँ या फिर जो भी यहाँ उपज रहा है वो ब्रिटेन जा रहा है। अगर नहीं आप बेचिएगा तो खा जाइएगा, अगर नहीं खाइएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय इंडिया को बेनिफिट था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बन करके यहाँ व्यापार करने के लिए स्थापित होती है। चलो ठीक है, भारत के भी शासकों ने देखा कि हमको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए एक कंपनी खुल रही है, खुलने देते हैं, कुछ इनको दिक्कत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी क्या करना शुरू करती है, तो पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेने लगती है, और पॉलिटिकल पावर में हस्तक्षेप करने लगती है। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास एक बहुत ही आधुनिक या अत्याधुनिक चीज़ था, और वो था बंदूक। हमारे पास अभी तीर था, धनुष था, बाण था, भाला था, भोंक भांक के मारते थे, लेकिन उनके पास था ढिचकियाँ, खत्म, तोप लेके आए थे, ये एक बार में उड़ा देते थे। तो अब भारतीय शासक जो थे, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, या आप कहिए कि मुगलों के शासक, उन सभी को इनसे समस्या होने लगी। और ये क्या करने लगे इसी समय, जब बंगाल में आप देखिएगा कि शासन स्थापित होता है, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या करती है, एक किला का निर्माण करना प्रारंभ करती है कोलकाता में। इसके पहले ये क्या करती है, तो कोलकाता में 3 गांव लेती है, किस पे, लीज पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। ये 3 गांव कौन कौन थे, ये 3 गांव, कालीकट, लिख लीजिएगा, ये भी सवाल आता है, कालीकट, सूतानती और गोविंदपुर। गोविंदपुर भी बंगाल में है। तो ये 3 गांव सबसे पहले अंग्रेज लोग लीज पर लिए थे। 300 रुपया साल भर में इनका रेंट देते थे, पूरे गांव का। पूरा गांव 300 रुपया एक साल में रेंट देता था अंग्रेज, और उस पूरे गांव में जितनी भी खेती होती थी एक साल में, उसका उपजने वाला जितना सामान था वो अंग्रेजों का। सस्ता सौदा था। पूरे साल में एक गांव में 300 से ज़्यादा का होता था, और ये 303 गांव को देता था। तो पूरे साल में जितना खेती होता था, उसका जितना भी उपज हुआ, वह सब अंग्रेजों का। अब इस तरीके से इसने क्या किया कि व्यापार को अपने पक्ष में करना शुरू किया। धीरे धीरे लीज पे लिया, फिर धीरे धीरे पूरा बंगाल को ले लिया, फिर कलकत्ता को ले लिया,
फिर उसके बाद जो है सो यह ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, फिर किला बनाना शुरू किया। किला बनाना शुरू किया तो मुर्शिद कुली खां आकर के उसको धमकी दिया तो उसको डरा दिया। डराने के बाद जो है सो मारधाड़ हुआ। उसके बाद आप पूरा मूवी देखिएगा, अभी तो ट्रेलर है। तो अब क्या होता है कि मार धाड़ होने के बाद भी जो है भारतीय शासक हार जाते हैं, फिर बोलते हैं जाओ साला किला बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ बनाओ, किले ने बनाएगा, क्या कर लेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये पॉलिटिकल क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगता है। आप देखिए कि बंगाल, हैदराबाद और अवध तीनों एक होते हैं। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी आता है और इलाहाबाद में युद्ध होता है इन लोगों का, है ना। तो इलाहाबाद में भी युद्ध होता है, तो सुबह युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक युद्ध खत्म, क्योंकि युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में चला गया था। उन लोग गोली बंदूक इतना चलाने लगे कि लोग मरने लगे, इसलिए युद्ध खत्म। फिर वहां पर लीज होता है। तो आप अभी तो इतिहास में शुरुआत किए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा दूसरा डायलॉग भी आप याद कीजिएगा, पार्टी यूं ही चलेगी। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, जिसमें हम सबसे पहले बंगाल को कवर करेंगे, उसके बाद अवध को, उसके बाद हैदराबाद को, तब अंग्रेजों पर आएंगे और धीरे धीरे आधुनिक भारत आपको समझ में आने लगेगा। तो अभी आप लिख लीजिए कुछ सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। मुगलों में, या कुछ सवाल फास्ट लिखिएगा थोड़ा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब के बाद भारत का शासक कौन बनता है? या मुगल का राजा कौन बनता है? मुगल का राजा कौन बनता है? औरंगजेब के किन बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ शुरू हो गई? उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मुगल काल में बंगाल का शासक कौन था? मुगल काल में बंगाल का शासक कौन था? मुगल काल में अवध का शासक कौन था? मुगल काल में अवध का शासक कौन था? मुगल काल में हैदराबाद का शासक कौन था? हैदराबाद में किस शासक ने अपनी स्वायत्त सत्ता स्थापित की? हैदराबाद में किस शासक ने अपनी स्वायत्त सत्ता स्थापित की? बंगाल में मुगलों के समय शासन करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? सबसे पहला शासक कौन था? अंग्रेजों ने कलकत्ता की किन 3 गांवों को ठेके पर लिया? अंग्रेजों ने कलकत्ता के या बंगाल के किन 3 गांवों को ठेके पर लिया? किन 3 गांवों को ठेके पर लिया? इसके बाद लिखिएगा 3 गांवों का रेंट क्या था? किराया क्या था? एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखिए कि भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन के प्रारंभिक दौर में व्यापार भारत के पक्ष में था, कैसे? प्रमाणित करें। व्यापार भारत के पक्ष में था, कैसे? प्रमाणित करें। चलिए, इसके बाद लगातार हम लोग बने रहेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिक्लाइन ऑफ मुगल के समय, राइज ऑफ रीजनल पावर्स इन इंडिया। बनी रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।